इस वीडियो में हम सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये प्रमेय 1.4 है, चैप्टर 1 रियल नंबर का, क्लास 10th। तो गाइज ये क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षा में, 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, राइट। और दूसरी बात, अगर आप इसे समझते हैं तो इससे रिलेटेड और भी आगे जो भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसे आपको बताता हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो इसे यानी √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका उल्टा मान लेते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें इसका उल्टा मान लेना है, यानी √2 को एक परिमेय संख्या मान लेना है। अब √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में भी लिखा जा सकता है कि नहीं। तो इसीलिए √2 बराबर p/q होगा। ठीक है, जहाँ p और q दोनों अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, जहाँ p और q दोनों अभाज्य, सॉरी यहाँ सह अभाज्य होगा। ठीक है, यानी को प्राइम नंबर सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। अब सह अभाज्य का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूँ। सह अभाज्य का मतलब है फ्रेंड्स, वैसी संख्या जिसका एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है। ठीक है, p/q यहाँ पर ऐसी संख्या होनी चाहिए जो सह अभाज्य हो। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 6/9। ठीक है, तो क्या यह सह अभाज्य है? इसका पहले हम गुणनखंड करते हैं। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 होगा। ठीक है, और 9 का करेंगे तो 3 × 3 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों में ये 3 जो है वो कॉमन है ना, एक के अलावा। और ये जो भी संख्या है, ठीक है, एक संख्या तो रहेगा ही। जैसे मान लीजिए 4/9 है, तो इसका गुणनखंड होगा 1 × 4 और इसका होगा 1 × 9। तो इन दोनों संख्याओं के अलावा इसमें कोई और गुणनखंड नहीं है इन दोनों संख्याओं का। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसीलिए ये सह अभाज्य संख्या है। जबकि ये नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें दो कॉमन, मतलब इन दोनों में एक कॉमन संख्या है, वो है 3। इन दोनों में एक कॉमन गुणनखंड है जो कट सकता है। तो अगर इसे हम काट देंगे तो हमारा बचेगा 2/3। तो ये हमारा फिर हो जाएगा सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक या सह अभाज्य परिमेय संख्या। तो ये है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये q इज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, ये कंडीशन है परिमेय संख्या का। देन हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों ओर वर्ग करने पर, इन दोनों को हम वर्ग करते हैं। ठीक है, स्क्वायर करते हैं दोनों को। दोनों ओर वर्ग करने पर √2 को भी हम वर्ग करेंगे। ठीक है, और p/q को भी वर्ग करेंगे। तो हमारा आ जाएगा ये अंडर रूट और स्क्वायर दोनों कट जाता है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2। ठीक है, ये एक रूल है, अगर √2 रहे, मतलब अंडर रूट में कोई भी संख्या रहे और उस पर स्क्वायर रहे, तो ये दोनों कट जाते हैं और जो संख्या रहता है वही बचेगा। जैसे मान लीजिए √3 है, इसका स्क्वायर हम करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, 3 बचेगा। √7 का हम करें स्क्वायर तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, तो 7 बचेगा हमारा। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो p का स्क्वायर करेंगे तो p² होगा और q का स्क्वायर q²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं q को यहाँ जो भाग में है उसे मैं यहाँ गुना में ले आता हूँ इस साइड, तो यहाँ होगा 2q², राइट, बराबर p²। देन मैं क्या करता हूँ, q² यहाँ रहने देता हूँ और 2 को फिर जो यहाँ पे गुना में है
मैं इस साइड इसको भाग में ले आता हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चूंकि 2p² को विभाजित करता है, ठीक है, इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ p² को 2 विभाजित कर रहा है, ठीक है, इसीलिए यह p को भी विभाजित करेगा। क्यों और कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ थ्योरम के थ्रू जो हमारे बुक में है। ये फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर में 1.3 है। ये क्या कहता है कि मान लीजिए कोई p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, अगर p ये स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह ये को भी विभाजित करेगा, जहाँ ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। कोई भी हम धनात्मक पूर्णांक लें और एक अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक हम ले लेते हैं 6, अगर इसका स्क्वायर है और इसे कोई अभाज्य संख्या मान लीजिए 3 विभाजित करती है, मतलब 6² को 3 विभाजित करती है, तो यह 6 को भी विभाजित करेगा, राइट। जैसे मान लीजिए 7² ले लिया हमने और इसे कोई संख्या 7 विभाजित कर रहा है, तो यह 7 को भी करेगा। यहाँ तक क्लियर है। जैसे मान लीजिए हम 8 ले लेते हैं, 8² को 2 विभाजित करेगा, जैसे 8² है तो इसे 2 विभाजित करेगा, कैसे, 8 × 8, इसे 2 विभाजित कर रहा है तो यह 8 को भी करेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर समझना है हमें कि 2p² को विभाजित कर रहा है, मतलब अगर p का मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या होगी, ठीक है, तो अगर हम उसे 2 से विभाजित करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, मतलब यहाँ पर कोई संख्या है p, तो इसे 2 विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो वह p को भी करेगा, मतलब p² को कर रहा है तो वह p को भी करेगा। इसे समझना, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, तो 2 यहाँ p² को विभाजित करता है, ठीक है, इसीलिए 2p को भी विभाजित करेगा, ठीक है, यानी कि 2p² को भी विभाजित कर रहा है और p को भी। अब हमें क्या करना है, p बराबर हमें कुछ मानना है, ठीक है, माना p बराबर 2 ये, ठीक है, p बराबर हमने मान लिया 2 ये। तब हमें क्या करना है, यहाँ का जो इक्वेशन है वो लेना है, q² बराबर p के जगह में हमने 2 ये मान लिया, ठीक है, p यहाँ पे है तो p के जगह हमने 2 ये रख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहाँ बटा में 2, तो यहाँ हो जाएगा q² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये का स्क्वायर होगा ये स्क्वायर, और बटा में 2, यहाँ पर ये कट जाता है तो हमारा बचेगा q² इज इक्वल टू 2 ये स्क्वायर। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन आ जा रही है जो हमने यहाँ पे की थी, यहाँ पर 2 बच रहा है तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, q² बाई 2 इज इक्वल टू ये स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से q² को 2 विभाजित कर रहा है, ठीक है, इसीलिए यह q को भी विभाजित करेगा, मतलब यहाँ पर जो हमने लिखा ये कंडीशन वो हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, फिर चूंकि 2q² को विभाजित करता है, इसीलिए 2q को भी विभाजित करेगा। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे कंडीशन पूछे कि ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों है कि यह q² को विभाजित कर रहा है तो q को भी करेगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमेय 1.3 से, ठीक है, क्योंकि प्रमेय 1.3 में ये कंडीशन दिया हुआ है हमारा। तो अतः यहाँ पर हमारा कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि
2 जो है वो पी स्क्वायर को भी कर रहा है और पी को भी कर रहा है, साथ ही 2 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और क्यू को भी। मतलब इन दोनों संख्याओं में, ठीक है, पी बट्टा क्यू में एक संख्या है और एक, मतलब इन दोनों के गुणनखंड में एक कॉमन संख्या है, एक उभयनिष्ठ संख्या है और वो है 2। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के गुणनखंड में 2 है, पी के भी और क्यू के भी। अतः पी और क्यू में कम से कम एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड, सॉरी, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखते हैं, बेटर रहेगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 है, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। परंतु अब देखिए यहाँ पर हमारा कंक्लूजन निकल के आ रहा है और यहीं पे हमारा सिद्ध होगा। परंतु हमने क्या माना था, पी और क्यू दोनों सह अभाज्य संख्या है, यानी वैसी संख्या जिसका एक और वह स्वयं संख्या के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है। जबकि यहाँ पर जब हमने हल किया तो यहाँ पर तो हमें मिल रहा है, यहाँ पर हमने कहा कि इन दोनों संख्याओं का कोई एक और यह स्वयं संख्या के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ पर आ रहा है हमारा 2। तो इससे एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, मतलब इन दोनों कथन में, इन दोनों स्टेटमेंट में विरोध है। ठीक है, इसीलिए हम जो माने थे पहले कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, सॉरी, हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा मानना गलत है। बस लास्ट में हमें यही लिख देना है। तो हमें अंत में लिखना है कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि पी और क्यू में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मतलब हमने जो पहले माना था कि इन दोनों संख्याओं में कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, और यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई। त्रुटिपूर्ण मतलब जिसमें मिस्टेक हो, मतलब हमारी कल्पना में त्रुटि थी, मिस्टेक थी, उसके कारण हमें प्राप्त हुई। ठीक है, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है अथवा एक परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या अथवा एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, राइट। सो होप यू गाइज, अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि कोई भी संख्या एक अपरिमेय संख्या क्यों है, मतलब इस प्रकार की संख्या आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।